लगातार बोलते हैं कि कभी जिलाधिकारी महोदय से बात हो तो उनसे ये बात जरूर कहिएगा कि डॉक्टर की स्थिति भयावह है। ब्लॉक में जिस तरह का कोई भी काम बिना पैसा का नहीं हो रहा है सर, ब्लॉक में बहुत धांधली हो रही है। इस पर निश्चित तौर से आपको कहीं ना कहीं कड़ा एक्शन लेना चाहिए है। भयंकर परेशानियां हैं सर। अगर किसी को कठिनाई है, मेरी जनता दरबार मंगलवार और शुक्रवार को होता है, उसमें आए, अगर आवंटन है तो हमको दिखाए, अगर आवंटन होने के बावजूद भी अगर कोई भुगतान नहीं करेगा तो कठोरतम कार्रवाई में। पत्रकार सबसे ज़्यादा असुरक्षित है आज के दौर में। यदि देखा जाए तो पत्रकारों की सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखता है। यदि पत्रकार किसी दबंग के प्रति न्यूज कोई चला दिया नेगेटिव तो उसको धमकी मिलने लगती है न्यूज़ डिलीट करने के लिए या वगैरह वगैरह, बहुत तरह समस्याओं से समाधान। बहुत सारे पैसे वाले या जनप्रतिनिधियों को आर्म्स लाइसेंस मिलता है, पत्रकारों को इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है और न ही इसके सुरक्षा के बारे में सोचा जाता है। लोग संतुष्ट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन से ज़्यादा गुंडों से लोगों को डर लग रहा है। लग रहा है कि प्रशासन कमज़ोर है, गुंडा हावी है। और इस तरह क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा कारण ये है कि कहीं ना कहीं छोटे छोटे थाना ओपी को मैनेज कर लिया जाता है, पैसे के द्वारा दबंग उनको ये कर लेते हैं और पत्रकार वहाँ पे अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं कि हम सुरक्षित। प्रशासन में हमारे थाना प्रभारी भी आते हैं और मैनेज जो आप बात कर रहे हैं वैसा कोई बात नहीं है। अगर कोई भी दबंग व्यक्ति है उसके ऊपर, आप जानते हैं इस ज़िले में लगभग 80 लोगों पे विगत 6 महीने में हम लोगों ने CCA की लड़ाई करने का संकल्पित है जिला प्रशासन। और ये लोगों का परसेप्शन गलत है, इसको बदलना होगा। आप थाने में जाइए, आप FIR दर्ज कराइए। अगर थाना प्रभारी दर्ज नहीं कर रहा है आप हमको बताइए, SP साहब को बताइए, कैसे दर्ज नहीं होगा? हर एक आदमी का आखिर इतना केस रजिस्टर्ड हो रहा है इस ज़िले में, तो कोई ना कोई तो रजिस्टर करा। अहम सवाल। और चूँकि बरसों से इसका आज तक कोई इसका निष्पादन नहीं कर पाया है और किसी में इस तरह का, चाहे वो कानून हम लोग का कमज़ोर है कि क्या है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ जन वितरण प्रणाली में जिस तरह का धांधली देखने को मिल रहा है, हर MO लोग अपना दलाल रखा है और तमाम बहुत सारे पदाधिकारी इसके साथ जुड़े हैं। इसका पुख्ता सबूत है मेरे पास, लेकिन आज तक इसका कहीं से कोई निष्पादन नहीं हुआ और कोई ऐसा नहीं हुआ जो कहेगा कि इसको सुधार कर पाएंगे। राशन में भी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो इस शहर को सुंदर बनाने में और सुचारू बनाने में, सुंदर भी हो और सुचारू भी हो, किसी को कोई कठिनाई ना हो। साथ ही साथ हम लोग 3 जगह चिन्हित किए हैं, एक महावीर टोला में और 2 जगह और है जिसको हम लोग पार्किंग की व्यवस्था करने जा रहे हैं, ताकि जो गाड़ियाँ यत्र तत्र पार्क होती हैं जिससे भी जाम की समस्या होती है, लोग कठिनाई होती है परचेजिंग करने में और उसे दुकानदारों को भी लॉस। एक बहुत बड़ा समस्या ये भी है सर, यहाँ नगर निगम की जो भी गाड़ियाँ होती है वो हमेशा, जो कि सुबह में उसको साफ़ सफाई करना चाहिए, वो जब लोग बच्चे विद्यालय जाते हैं या जो और लोग ऑफिशियल वर्क में जाते हैं या जो अपने काम में जाते हैं, वैसे स्थिति उस समय वो गाड़ियाँ जाती है और कूड़ा साफ़ करती है, जिसके चलते भयंकर जाम लगता है। कहीं भी बड़े बड़े महानगरों में सर देखा जाता है कि सुबह में 4 बजे 5 बजे सुबह में साफ़ सफाई के जो भी ये सिस्टम है। इसके अलावा ये रजिस्ट्री ऑफिस के पास आप देख रहे हैं बाइक लगातार रोड पर लगी रहती है, जिसके चलते DDC ऑफिस के पास भी भयंकर जाम लगा रहता है या फिर और भी रजिस्ट्री ऑफिस के पास भयंकर जाम लगा रहता है। तो नगर निगम के अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे और भी मामले आए हुए हैं, खैर उस पर हम बात करेंगे आपसे, लेकिन इसके बारे में आपने क्या सुना? नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। जैसे कि मैंने आप लोगों से बात किया था और पहले भी हमारी चर्चा हो चुकी थी, हम लोग के जिलाधिकारी राजकुमार सर के साथ अभी हैं हम, और आप लोग के तमाम सवालों का जवाब आज मिलने वाला है। सर से हम बात करेंगे। हालांकि सर ने अपने व्यवस्था से जिस तरह पूरे ज़िले को संचालित किया है, वाकई सैल्यूट है सर को, और तमाम लोग इनकी प्रशंसा भी करते हैं। जानना चाहेंगे सर, इस वक्त जाम की समस्या से निजात को लेकर आपने कुछ योजना बनाई है, लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या क्या योजना है, लोग जानना चाहते हैं। 2-3 समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या भोजपुर ज़िले में जाम की रही है जी। उसका प्रमुख कारण है कि एक तो जो बालू उत्खनन होता है हमारे यहाँ, उसके कारण से कोइलवर में जाम लगता है। वो जाम जो है वो ट्रकों के कारण लगता है। उसके लिए हम लोगों ने एक प्रस्ताव भेजा है सरकार के पास कि बबुरा से ओवरब्रिज बनाया जाए और 4 लेन को क्रॉस करते हुए आगे उसको डाउन किया जाए, वहाँ एक गोलंबर बनाया जाए और जो भी पटना से जो भी बालू वाली ट्रकें आ रही हैं वो गोलंबर होकर पुल पे चढ़ जाए और आगे बबुरा की तरफ उतर जाए, और जो छपरा से की तरफ से जो खाली ट्रकें आती हैं बड़ी मात्रा में, वो ऊपर ही पुल से ऊपर आके और सकड्डी चांदी की तरफ चली जाए, और जो नीचे से हमारी अन्य गाड़ियाँ उनको डिस्टर्बेंस नहीं होगा और कभी भी उस इलाके में ट्रकों के कारण जाम, जो बहुत बड़ी समस्या थी, वो न लग पाए। अभी क्या होता है कि जो दानापुर की तरफ से ट्रकें आती हैं
और बेतरतीब ढंग से उनके लगाने के कारण से जाम लग जाता है। उस पर भी हम लोगों ने कार्रवाई की है और एक वहाँ पे अपना फ्लाइंग स्क्वाड दिया है ताकि वो एक लेन में ट्रकें आए और उनकी जांच हो और वो जिधर भी जाना है वो जाए। तो उस वहाँ के एक जाम की समस्या के निपटारा के लिए हम लोगों ने ओवरब्रिज लगभग 50 करोड़ रुपया, जिसमें लैंड एक्विजिशन की प्राइस नहीं शामिल है, वो हम लोगों ने भेजा है सरकार को कि वो अगर हो जाता है तो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जाम से परमानेंट निजात वहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा जो जाम का समस्या है वो है धराड़ा पुल के पास। तो धराड़ा पुल के पास जो जाम लगता है वो आप जानते हैं सिंगल पुल है। वो अब 0 माइल से कायम नगर जब 4 लेन बनेगा तो उसको टूट के उसको दोहरीकरण होना है। दोहरीकरण जब होगा तो उसमें समय लगेगा। अभी रोड का कार्य प्रारंभ हो चुका है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो धराड़ा से लेके रामगढ़िया होते हुए स्टेशन तक भी रोड बनने जा रहा है, उसका भी टेंडर हो चुका है। वो जो वो चौराहा है वहाँ से 3 तरफ से रोड बन रहा है। एक रोड बाकी रह गया था, वो है आपका धराड़ा से रघु टोला होते हुए 4 लेन। वो हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया। उस रोड जो नगर निगम की रोड है उसे हम लोग का प्रस्ताव है कि हम लोग RCD डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करें और बीच से वो रोड गांगी से मिलती है। तो उससे क्या होगा कि इस शहर में कहीं भी कोई भी गाड़ी वाहन आने जाने में किसी को कठिनाई नहीं होगी। वो हम लोग प्रयासरत हैं। और चौथा जो समस्या है वो तीसरी जो जाम की समस्या है वो शहर के अंदर है, जहाँ पे स्टेशन के पास और सब्जी मंडी के पास जाम लगता है। उस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। स्टेशन में जो एक दीवार है उसको अगर हम दुकानों को पीछे कर दें तो वहाँ पे एक जाम की समस्या से निपटारा हो सकता है। और जो जहाँ पे सब्जी मंडी है वहाँ उन लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था किया जा रहा है। वो आगे बढ़ के निकाल रहे हैं, उन लोगों को धीरे धीरे हम लोग समझा रहे हैं कि भाई आप अपने दुकान के अंदर दुकान करें। वो जितना दुकान है उससे ज़्यादा उनके द्वारा रोड पे निकाल दिया जाए, जिसके कारण से जाम की समस्या हो रही है। तो इस शहर को सुंदर बनाने में और सुचारू बनाने में, सुंदर भी हो और सुचारू भी हो, किसी को कोई कठिनाई ना हो, साथ ही साथ हम लोग 3 जगह चिन्हित किए हैं। एक महावीर टोला में और 2 जगह और है जिसको हम लोग पार्किंग की व्यवस्था करने जा रहे हैं, ताकि जो गाड़ियाँ यत्र तत्र पार्क होती हैं जिससे भी जाम की समस्या होती है, लोग कठिनाई होती है परचेजिंग करने में, और उससे दुकानदारों को भी लॉस है। पार्किंग ना होने से उनकी बिक्री कम हो जाती है, तो वो समस्या से भी निपटारा पाया जा सकेगा। अच्छा सर, जानना चाहेंगे चूँकि निश्चित तौर से आप लोगों के बीच जाते हैं, पहला जिलाधिकारी ऐसा मिला है इस भोजपुर को जो लोगों के बीच जाके और जन समस्या को समझने की कोशिश करता है। एक बहुत बड़ा समस्या ये भी है सर, यहाँ नगर निगम की जो भी गाड़ियाँ होती है वो हमेशा जो कि सुबह में उसको साफ़ सफाई करना चाहिए। वो जब लोग बच्चे विद्यालय जाते हैं या जो और लोग ऑफिशियल वर्क में जाते हैं या जो अपने काम में जाते हैं, वैसे स्थिति उस समय वो गाड़ियाँ जाती है और कूड़ा साफ़ करती है, जिसके चलते भयंकर जाम लगता है। कहीं भी बड़े बड़े महानगरों में सर देखा जाता है कि सुबह में 4 बजे 5 बजे सुबह में साफ़ सफाई के जो भी ये सिस्टम है। इसके अलावा ये रजिस्ट्री ऑफिस के पास आप देख रहे हैं बाइक लगातार रोड पर लगी रहती है, जिसके चलते DDC ऑफिस के पास भी भयंकर जाम लगा रहता है, या फिर और भी रजिस्ट्री ऑफिस के पास भयंकर जाम लगा रहता है। तो नगर निगम के अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे और भी मामले आए हुए हैं, खैर उस पर हम बात करेंगे आपसे, लेकिन इसके बारे में आपने क्या सोचा है सर? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर नगर निगम को सफाई करनी है तो 2 पालियों में करनी होगी। और अब आपको पता है कि नाइट में भी अब सफाई शुरू हो गई है, लेकिन जो सुबह की पाली है वो देर से प्रारंभ हो रही, जैसा कि आपने बताया और मुझे ज्ञात भी है। उससे इंस्ट्रक्शन दिया गया नगर निगम नगर आयुक्त को कि वो उसको सुबह में अर्ली मॉर्निंग करा लिया करें, और उसके लिए उनको अपने जो उनके लेबर्स हैं उनको कंडीशन करने की आवश्यकता है। वो धीरे धीरे हो रहा है और बहुत जल्द रात वाली शिफ्ट और सुबह वाली शिफ्ट, उससे लोगों में जो बीच के समय में लोगों को कठिनाई हो रही है उससे निजात मिल जाएगी, बहुत जल्द मिलेगी। और जहाँ तक रजिस्ट्री ऑफिस और जिला परिषद के पास मोटरसाइकिल से जाम की समस्या है, उसके बारे में मैंने पहले ही बताया आपको कि 3 जगह हम लोग पार्किंग स्थल चिन्हित कर रहे हैं, और सुभाष चौक पर जितने भी अतिक्रमण हैं उनको हटा के उसको पार्किंग में ही डेवलप किया जाना है। तो उससे ये जो समस्याएँ हैं वो दूर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अच्छा सर, सूचना ऐसा ज्ञात हुआ है कि आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, आप कहीं और जा रहे हैं, तो जिस तरह का आपने प्लानिंग किया है, यदि ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं स्थिति भयावह हो सकती है, चूँकि फिर पन्ना इसी तरह जता का जता रह जाएगा, फिर खुलेगा नहीं। शायद कोई और जिलाधिकारी आएंगे फिर इस पर सोचेंगे, तो इस तरह की समस्या। और सबसे बड़ी समस्या क्या है सर कि बहुत जगह
आपके भोजपुर ज़िला में बहुत जगह जो स्वास्थ्य विभाग से यदि छोटे छोटे जो हॉस्पिटल बनाए गए हैं उसमें भी कहीं डॉक्टर नहीं रहते हैं, तमाम परेशानियां हैं, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। उन लोगों का, चूँकि हम तो हर ग्रामीण परिवेश में घूमते हैं और लोगों की बात समझने की कोशिश करते हैं, वो लोग लगातार बोलते हैं कि कभी जिलाधिकारी महोदय से बात हो तो उनसे ये बात जरूर कहिएगा कि डॉक्टर की स्थिति भयावह है। ब्लॉक में जिस तरह का कोई भी काम बिना पैसा का नहीं हो रहा है सर, ब्लॉक में बहुत धांधली हो रही है। इस पर निश्चित तौर से आपको कहीं ना कहीं कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अभी कुछ मास्क वाले भी मिले हुए थे, वो कह रहे थे कि 1.5 साल 2 साल पहले हमने मास्क दिया है वेंडर वाले, और वहाँ ब्लॉक में कमीशन के चलते मेरा पैसा 2 साल से फंसा हुआ है और कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। भयंकर परेशानियाँ हैं सर, क्या कहें? यदि किसी भी व्यक्ति को कोई कठिनाई है, कोई दरअसल ये समझने की बात है कि आपदा में पैसा जो आवंटन आया था वो जो भी वेंडर थे उनका भुगतान किया जा चुका है, उसके बाद कोई आवंटन उपलब्ध नहीं है। ये उनको समझने की गलती है कि वो अगर उनका डिमांड वाजिब है उसकी जांच होगी और वो आपदा विभाग से आवंटन मांगा जाएगा और आवंटन मिलने पर उनको भुगतान किया जाएगा। जैसे आप उदाहरण के ले लीजिए, पंचायत चुनाव के लिए अगर कोई वेंडर ने काम किया है और वो उसका पैसा बकाया है, वो ये समझेगा कि हमको वीडियो पैसा नहीं दे रहा है इसलिए हम नहीं दे पा रहे हैं इसलिए हमको नहीं भुगतान कर रहा है। सर डील हो रहा है, पैसे की डील हो रही है। नहीं, आवंटन है ही नहीं तो पैसे की डील कहाँ से होगी? आप हमको समझाइए ज़रा। ये समस्या यहाँ पे है कि आवंटन है ही नहीं तो डील किस चीज़ की? आपके कहने से तो नहीं मान लिया जाएगा। अगर किसी को कठिनाई है, मेरे जनता दरबार मंगलवार और शुक्रवार को होता है, उसमें आए, अगर आवंटन है तो हमको दिखाए। अगर आवंटन होने के बावजूद भी अगर कोई भुगतान नहीं करेगा तो कठोरतम कार्रवाई मेरे द्वारा की जाएगी। अभी आप जानते हैं कि 14 CO और लगभग 12 RO का वेतन मेरे द्वारा बंद किया गया है, चूँकि RTPS में पेंडिंग था इसलिए। और अगर इस तरह की कोई भी कार्रवाई आती है तो न केवल उनके ऊपर कठोरतम FIR दर्ज होगा, बल्कि प्रपत्र का तो छोटी चीज़ है, FIR भी मेरे द्वारा दर्ज किया जाएगा। जहाँ तक डॉक्टर्स की पहुँचने की बात है, तो आप जानते हैं कि डॉक्टर्स की कमी है, पूरे बिहार में कमी है, लेकिन जहाँ भी डॉक्टर्स हैं वो सब समय उपस्थित रहते हैं और उनको उपस्थित रहने का निर्देश भी दिया गया है। अब लोग ये चाहते हैं कि सब हेल्थ सेंटर में डॉक्टर्स हैं, सब हेल्थ सेंटर में ANM रहती है, तो जहाँ PHC है, CHC है, वहाँ डॉक्टर्स हैं। आप किसी भी CHC में मेरे साथ अभी चल सकते हैं और देख सकते हैं कि डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टरों की उपस्थिति के बारे में निरंतर निगरानी की जा रही है और डॉक्टर्स उपस्थित हो भी रहे हैं। जहाँ तक लोगों की समस्या की बात है, तो कोई भी किसी के पास अगर कोई समस्या है, वाजिब समस्या है, तो हमसे आके मंगलवार और शुक्रवार के दिन एकदम मिल सकता है। दिन भर में लगभग उस दिन मैं 250-300 लोगों से मिलता हूँ और उनकी समस्याओं का प्रॉपर निष्पादन होता है। अच्छा सर, निश्चित तौर से आप हर समस्या को सुनते हैं और समझते हैं। चूँकि पहला पदाधिकारी ऐसा मिला कि हर बातों को इतना गंभीरता से जवाब दिया। जानना चाहेंगे कि पत्रकार सबसे ज़्यादा असुरक्षित है आज के दौर में। यदि देखा जाए तो पत्रकारों की सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखता है। यदि पत्रकार किसी दबंग के प्रति न्यूज़ कोई चला दिया नेगेटिव तो उसको धमकी मिलने लगती है न्यूज़ डिलीट करने के लिए या वगैरह वगैरह, बहुत तरह समस्याओं से समाधान। बहुत सारे पैसे वाले या जनप्रतिनिधियों को आर्म्स लाइसेंस मिलता है, पत्रकारों को इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है और न ही इसके सुरक्षा के बारे में सोचा जाता है। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, आर्म्स लाइसेंस की एक प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति इस जिले का जिसको लगता है कि उसके सुरक्षा को खतरा है, तो वो अपना थ्रेट परसेप्शन देते हुए आवेदन जमा कर सकता है मेरे यहाँ। उसकी एक विधिवत प्रक्रिया बनाई गई है। वो जाता है अंचल और थाना में जांच करने के लिए, और जांच करके आता है, फिर हम उस पर विचारोपरांत उसको या तो लाइसेंस देते हैं या तो उसको रिजेक्ट करते हैं। अगर उसका थ्रेट परसेप्शन वास्तविक रूप से है तो उसको निश्चित रूप से लाइसेंस दिया जाता है। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है पत्रकारों की, तो हर एक नागरिक को सुरक्षा का अधिकार है और सुरक्षा देना जिला प्रशासन का दायित्व है। अगर वो उसको किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न लग रहा है तो वो न केवल थाने में सनहा दर्ज कर सकता है, पत्रकार हमारे बुद्धिजीवी होते हैं, उनके पास पूरा लीगल रेमेडी है कि वो अपना थाने में सनहा दर्ज कर सकते हैं, FIR दर्ज कर सकते हैं, नेम्ड FIR को दर्ज कर सकते हैं। लेकिन पत्रकार लोगों से मेरी अपील है, अगर कहीं से भी उनको खतरा किसी के प्रति लगता है तो वो अपना आवेदन थाने में दे, विधिवत कार्रवाई होगी। सर, विधिवत कार्रवाई की बात कर रहे हैं, हालांकि आपका तो विचार इतना अच्छा है कि सब लोग आपसे काफ़ी प्रसन्न रहते हैं। हमेशा आप लोगों को जिस तरह जवाब देते हैं लोग संतुष्ट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन से ज़्यादा गुंडों से लोगों को डर लग रहा है कि प्रशासन कमज़ोर है, गुंडा हावी है। और इस तरह क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा कारण ये है कि कहीं ना कहीं छोटे छोटे थाना OP को मैनेज कर लिया जाता है, पैसे के द्वारा दबंग उनको ये कर लेते हैं और पत्रकार वहाँ पर अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं। बात से सहमत हम नहीं हैं। देखिए, ये जिला प्रशासन
में हमारे थाना प्रभारी भी आते हैं, और मैनेज जो आप बात कर रहे हैं उस वैसा कोई बात नहीं है। अगर कोई भी दबंग व्यक्ति है उसके ऊपर, आप जानते हैं इस ज़िले में लगभग 80 लोगों पे विगत 6 महीने में हम लोगों ने CCA लगाया है, और उनको विभिन्न थानों में लाके हाजिरी लगानी पड़ रही है। कई लोगों को निरोधात्मक रूप से, अभी 2-3 व्यक्ति का ऑर्डर में है मेरे, जिनको 1 साल के लिए निरुद्ध किया जाने वाला है। तो ये ज़िला में कोई भी ये दबंग, अगर कोई भी आपराधिक छवि का आदमी, चाहे वो कहीं भी का भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने का संकल्पित है जिला प्रशासन। और ये लोग का परसेप्शन गलत है, इसको बदलना होगा। आप थाने में जाइए, आप FIR दर्ज कराइए। अगर थाना प्रभारी दर्ज नहीं कर रहा है, आप हमको बताइए, SP साहब को बताइए, कैसे दर्ज नहीं होगा। हर एक आदमी का आखिर इतना केस रजिस्टर्ड हो रहा है इस ज़िले में, तो वो कोई ना कोई तो रजिस्टर्ड करा रहा है ना। ये कहना कि थाना प्रभारी काम नहीं कर रहे हैं या वो इसको नहीं स्वीकार किया, आप स्पेसिफिक बताइए कि इस केस को सर गया और उसकी दर्ज नहीं की गई। कई बार क्या होता है कि चीज़ों की जांच करने की आवश्यकता होती है FIR दर्ज करने से पहले, आप समझिए। कई बार झूठा लोग भी आरोप लगाता है, तो उसको थाना प्रभारी जांच करते हैं और उसको तुरंत FIR दर्ज करते हैं। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो तुरंत गिरफ्तारी भी होती है। ऐसा नहीं है कि ज़िले में पूरी तरह से कानून का शासन, आप जानते हैं कि बड़े बड़े बालू माफियाओं को हम लोगों ने शांत किया है और बड़े बड़े भू माफियाओं को भी शांत किया है। तो ऐसा नहीं है कि ये ज़िले में कार्य पुलिस के द्वारा या प्रशासन के द्वारा नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये परसेप्शन लोगों को बदलने का अवसर है। सरकार पूरी तरह से जनता के साथ है और जनता जो भी सहूलियत मांगेगी। अब मैं बहुत जल्द ब्लॉक्स में जाने वाला हूँ, मैं और SP साहब, और वहाँ पे जनता की शिकायत हम लोग सुनेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम को एक्सटेंडेड कर दिया है। अब विभिन्न ब्लॉक्स में हमारा जनता दरबार, जनता के दरबार में DM जाएंगे और पंचायतों में दरबार लगेगा। अब हम इसको एक्सटेंड करने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैंने ज़िले की जांच शुरू की थी तराड़ी से, आपको याद होगा। तो ये जो जनता दरबार लगेगा सबसे पहले तराड़ी ब्लॉक में लगेगा, ताकि वहाँ के लोग को आने में कष्ट होता है यहाँ पे। तो वहाँ पे जो लोग होंगे, ये प्री अनाउंसमेंट रहेगा कि वो लोग जहाँ भी हैं वहाँ पे हम आएंगे, उनकी बात सुनेंगे और लोकल लेवल पर तुरंत ऑन द स्पॉट निपटारा किया जाए। अच्छा सर, एक बहुत अहम सवाल, और चूँकि ये वर्षों से इसका आज तक कोई इसका निष्पादन नहीं कर पाया है, और किसी में इस तरह का, चाहे वो कानून हम लोग का कमज़ोर है कि क्या है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ जन वितरण प्रणाली में जिस तरह का धांधली देखने को मिल रहा है, हर MO लोग अपना दलाल रखा है और तमाम बहुत सारे पदाधिकारी इसके साथ जुड़े हैं। इसका पुख्ता सबूत है मेरे पास, लेकिन आज तक इसका कहीं से कोई निष्पादन नहीं हुआ और कोई ऐसा नहीं हुआ जो कहेगा कि इसको सुधार कर पाएंगे। राशन में भी, तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जन वितरण प्रणाली का जब से आधार ऑथेंटिकेशन हुआ, ये आप पूर्व की बात बता रहे हैं। अभी वर्तमान में व्यवस्था ये की गई है। पूर्व में क्या होता था कि सर मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। तो वर्तमान में अगर आपके पास साक्ष्य है तो दिखा दीजिए। कारण ये है कि ये हो ही नहीं सकता ना। क्यों नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ आपको, समझिएगा चीज़ों को। जब कोई व्यक्ति X आदमी को अनाज लेना है तो उसे अपना अंगूठा लगाना होगा। वहाँ पे आधार इनेबल्ड हमारा POS मशीन है। वो जब अंगूठा लगा के अनाज ले जाएगा तभी उसको अगले आवंटन में उस व्यक्ति का अनाज प्राप्त होगा। जैसे सपोज करिए कि कोई डीलर को 100 क्विंटल अनाज मिला अनाज बांटने के लिए, और उसमें से अगर आधार इनेबल्ड ऑथेंटिकेशन से 75 क्विंटल अनाज बटा लाभुकों के बीच, तो 25 क्विंटल उसके पास बैलेंस दिखेगा और फिर अगले बार उसको 75 क्विंटल ही आवंटन मिलेगा। अगर मान लीजिए, अब आपका कहना होगा कि कोई व्यक्ति अपना आधार अंगूठा लगा देता है और अनाज नहीं लेता, तो ये तो उसकी गलती है। आप अपने बैंक के चेक पे सिग्नेचर, एक बार अंगूठा लगाने के बाद उसको क्या क्या मिलता है, क्या अनाज मिलता है? देखिए, हर PHS का अलग क्राइटेरिया है और अंत्योदय का अलग क्राइटेरिया है, उसके अनुसार अनाज दिया जाता है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो किसी दिन उसके लिए ये इंटरव्यू नहीं हो सकता है, आप आइए, आपको पूरा दिया जाएगा कि कैसे अनाज मिलता है। और जब आधार इनेबल्ड हो गया तो ये पूरा PDS सिस्टम में व्यापक सुधार हुआ। इस बात को मैं भी बिहार के नागरिक होने के नाते से अच्छी तरह जानता हूँ, आप भी जान लीजिए कि आधार इनेबल्ड जब भी कोई इस तरह का अनाज वितरण होता है,
पूरे देश में हम इस मामले में सर्वोत्कृष्ट हैं, जहाँ पे अनाज वितरण में आधार इनेबल्ड अनाज डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर सपोर्ट करने के लिए। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सर से बात करनी है। पहला जिला अधिकारी महोदय राजकुमार सर मिले, तमाम सवालों को बहुत ही मुस्कुराते हुए इन्होंने जवाब दे दिया, सपोर्ट किया। सर हमेशा से मीडिया को सपोर्ट करते हैं, जनता के बीच रहते हैं। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सर को पता नहीं है। हम लोग धरातल पर जाकर इसका पता करेंगे और इसके पूरे प्रूफ के साथ सर से हम बात करेंगे। और जहां तक विश्वास है कि तमाम जनता की समस्याओं को सर निश्चित तौर से निष्पादन करेंगे और उसके बाद ही यहां से जाएंगे। क्योंकि सर हमेशा से ही जुझारू रहे हैं और जिस तरह आप देख रहे हैं, हमेशा सोचते रहते हैं कि आरा को कैसे सुंदर रखा जाए, कैसे सुचारू तरीके से आरा चले। लगातार प्रयासरत रहता है इनका और हमेशा से कुछ ना कुछ एक्टिविटी इनकी रहती है कि कैसे भोजपुर को हम और सुंदर। अभी आपने देखा कि तरारी से एक अभियान ये लोग ब्लॉक स्तर से बना रहे हैं कि हम लोग ब्लॉक में समस्याओं को देखेंगे, समझेंगे। तो ऐसी सोच राजकुमार सर के पास ही हो सकती है और लगातार ये अपने प्रयासरत है कि हम भोजपुर को अच्छा करें। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सर ने तो शालीनता से और मुस्कुराते हुए जवाब दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि यदि सर देखेंगे तो हमें जहाँ तक लगता है कि सर एक्शन लेने पर मजबूर होंगे। तो देखते रहिए और तमाम चीज़ों को हम दिखाएंगे। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू। Hi, this is Sid Vijay Jain from Jinwani Management College, Ara. We are happy to announce that we are the first private college in Ara with world-class infrastructure to provide professional courses like MBA, BBA and BCA. Our vision is to create youth of our society as a responsible leaders, managers and entrepreneurs. We have dedicated set of faculties who provide 360-degree support to our students.